सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन एक ऐसी सिचुएशन जहां कॉटन का प्लांट खुद अपना पेस्टिसाइड नेचुरली प्रोड्यूस करे, या फिर एक काऊ ऐसा स्पेशलाइज्ड मिल्क प्रोड्यूस करे जो परफेक्टली ह्यूमन बेबीज की न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए डिजाइन किया गया हो। ये एक साईफाई मूवी का प्लॉट साउंड करता है, राइट? हाँ बिल्कुल, पर बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के इंटरसेक्शन ने इसको कंप्लीटली रियलिटी बना दिया है। एग्जैक्टली। तो वेलकम नीट 2026 एस्पिरेंट्स हमारे आज के इस डीप डाइव सेशन में। आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करेंगे, और वो भी बिना कोई रट्टा मारे, एग्जैक्टली एनसीईआरटी पैटर्न में। राइट, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का ड्रीम अचीव करने के लिए सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करना इनफ नहीं है, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत क्रूशियल है। सही कहा। तो इस डीप डाइव का मिशन यही है कि हम बायोटेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में फूड, मेडिसिन और एग्रीकल्चर में डायरेक्टली कैसे यूज करते हैं वो एक्सप्लोर करें। तो आई थिंक हमें बेसिक कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअल फाउंडेशन क्या है? वेल, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के मेनली 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। फर्स्ट एरिया है एक बेस्ट पॉसिबल कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। ये कैटलिस्ट यूजुअली एक जेनेटिकली इम्प्रूव्ड माइक्रोब या फिर कोई प्योर एंजाइम होता है। ओके, तो पहला स्टेप है कैटलिस्ट क्रिएट करना। और दूसरा एरिया है इंजीनियरिंग के थ्रू ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करना। जब तक कंडीशंस परफेक्ट नहीं होंगी वो कैटलिस्ट ऑप्टिमल लेवल पर फंक्शन नहीं कर पाएगा। मेक सेंस। और थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड और फाइनल स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करना। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उस स्पेसिफिक प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई और एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट रेडी बनता है। राइट, प्योरिफिकेशन बहुत एसेंशियल है। अब अगर हम कैटलिस्ट्स और ऑप्टिमल कंडीशंस की बात कर ही रहे हैं तो ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना रहा है, राइट? पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। एग्जैक्टली। और इस ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए हिस्टोरिकली हमारे पास 3 बेसिक ऑप्शंस थे। पहला था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हेवीली यूज करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, पर उसका डाउनसाइड सबको पता है, सॉइल डिग्रेड होती है। तो दूसरा ऑप्शन आया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। लेकिन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की यील्ड इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि इतनी मैसिव पॉपुलेशन को फीड कर सके। तो वहां एंट्री होती है हमारे थर्ड ऑप्शन की, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मुझे ना ये अप्रोच एक टेलर मेड शर्ट की तरह लगती है। टेलर मेड शर्ट, ये एनालॉजी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो, जैसे एक टेलर आपकी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग शर्ट का फैब्रिक कट और स्टिच करता है एग्जैक्टली एक परफेक्ट फिट के लिए, वैसे ही हम प्लांट के डीएनए को कट और स्टिच करते हैं ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप्स एग्जैक्टली हमारी नीड्स के हिसाब से टेलर मेड बन जाएं। वाओ, ये एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक्चुअली प्लांट्स को रूट लेवल से ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इन जीएम क्रॉप्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे एबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट करना। एक्सट्रीम कोल्ड, ड्रॉट या हाई सॉल्ट कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और आई सपोज इससे केमिकल पेस्टिसाइड्स पर रिलायंस भी रिड्यूस होती होगी। बिल्कुल, क्योंकि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स खुद इंसेक्ट्स को रिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो ड्रास्टिकली मिनिमाइज हो जाते हैं। और एक बहुत मेजर पॉइंट, प्लांट्स मिनरल यूसेज में इतने एफिशिएंट हो जाते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती। ओह, वो तो एग्रीकल्चर के लिए गेम चेंजर है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू का क्या? एनसीईआरटी में एक बहुत फेमस एग्जांपल है ना इसका। हाँ, गोल्डन राइस। साइंटिस्ट ने नॉर्मल राइस में स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस किए थे ताकि वो विटामिन ए एनरिच्ड हो जाए। ये मास स्केल पर मैल न्यूट्रिशन टैकल करने में बहुत हेल्प करता है। राइट, विटामिन ए एनरिच्ड गोल्डन राइस, डेफिनेट क्वेश्चन फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट्स। पर यार, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के कॉन्सेप्ट में मुझे हमेशा एक डाउट रहता है। कैसा डाउट? एनसीईआरटी में बीट कॉटन का सेक्शन है। अगर बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया एक हाईली टॉक्सिक पेस्ट किलिंग केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है तो
वो टॉक्सिन खुद उस बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करता? ये सुसाइड जैसा नहीं हो गया? सही क्वेश्चन है, पर इसका सीक्रेट उसके केमिकल स्टेट में हिडन है। ये टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर कोई रिएक्शन नहीं करता है? एग्जैक्टली जब तक वो इनएक्टिव है वो बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। टॉक्सिन तब एक्टिव होता है जब इंसेक्ट उस प्लांट को इंजेस्ट करता है। इंसेक्ट के गट का एनवायरनमेंट हाईली एल्कलाइन होता है। उस एल्कलाइन पीएच की वजह से वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन सोल्यूबलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेकेंड वेट, अगर इंसेक्ट के एल्कलाइन गट में टॉक्सिन एक्टिवेट होता है तो अगर गलती से किसी ह्यूमन ने वो प्लांट खा लिया तो हमारे अंदर भी टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमंस का स्टमक एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक होता है, एल्कलाइन नहीं। उस एसिडिक एनवायरनमेंट में टॉक्सिन सिंपली डीनेचर और डिस्ट्रॉय हो जाता है। टॉक्सिन को एक्टिव होने के लिए स्ट्रिक्ट एल्कलाइन पीएच चाहिए जो सिर्फ उन स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के मिडगट में मिलता है। ओह फ्यू, दैट मेक्स सेंस। तो जब वो टॉक्सिन इंसेक्ट के गट में एक्टिवेट होता है तो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इंसेक्ट मरता कैसे? जब टॉक्सिन एक्टिव होता है तो वो इंसेक्ट के मिडगट एपिथेलियल सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। बाइंडिंग के बाद वो मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करता है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होल्स, जिससे फ्लूइड अंदर चला जाता होगा। हाँ, फ्लूइड अंदर रश करता है, एपिथेलियल सेल्स स्वेल होते हैं और फाइनली उनका लाइसिस हो जाता है। सेल बर्स्ट होने की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। वैसे नीट पर्सपेक्टिव से इनके जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्राई जीन्स, राइट? हाँ। कौन से पेस्ट के लिए कौन सा जीन है? देखो, एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली मेंशन करती है कि क्राई एचसी और क्राई आईएबी जीन्स स्पेसिफिकली कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं, और जो क्राई आईएबी जीन है वो कॉर्न बोरल को टारगेट करता है। ये कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली याद रखना चाहिए। राइट, क्राई आईएबी फॉर कॉर्न बोरर, गॉट इट। अब पेस्ट रेजिस्टेंस की बात हो ही रही है तो एक और टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई। एक निमेटोड है, मेलोइडी जीन इनकॉग्निटिया, ये टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करता है। मुझे ये आरएनए एक सेल्यूलर डिफेंस शील्ड की तरह लगता है। शील्ड कह सकते हो, पर आरएनए का एग्जैक्ट प्रोसेस थोड़ा और फैसिनेटिंग है। एक्चुअली आरएनए हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एज अ सेल्यूलर डिफेंस नेचुरली एग्जिस्ट करता है। इस प्रोसेस में हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, तो हम इनके थ्रू पैरासाइट के जीन्स होस्ट प्लांट में डालते हैं। एग्जैक्टली हम निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं। जब प्लांट इन जीन्स को एक्सप्रेस करता है तो वो 2 स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस करता है, एक सेंस आरएनए और एक एंटी सेंस आरएनए। ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये आपस में बाइंड करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएसआरएनए बना देते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओके। तो जब निमेटोड उस प्लांट को खाता है तो ये डीएसआरएनए उसके अंदर चला जाता है। सही पकड़े। निमेटोड को सर्वाइव करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जो उसका एमआरएनए बनाता है, लेकिन ये प्लांट का बनाया हुआ डीएसआरएनए नेमेटोड के उस स्पेसिफिक एमआरएनए से बाइंड कर जाता है। इस बाइंडिंग की वजह से ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। वो जीन साइलेंस हो जाता है। वाओ, निमेटोड का एमआरएनए साइलेंस हो गया, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा और निमेटोड स्टार्व्स टू डेथ। ब्रिलियंट मैकेनिज्म। अब एग्रीकल्चर से थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अगर हम प्लांट्स को लैब में मॉडिफाई कर सकते हैं तो मेडिसिन में लैब मेड ड्रग्स और जेनेटिक क्योर्स डेवलप करना इतना डिफिकल्ट क्यों था इनिशियली? क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर ह्यूमन बॉडी में कोई फॉरेन प्रोटीन एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। चलो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेसिफिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का। हाँ, पहले तो डायबिटीज पेशेंट्स कैटल और पिग्स के स्लॉटर्ड पैंक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे, राइट? बिल्कुल, पर इस एनिमल डिराइव्ड इंसुलिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स और सिवियर एलर्जीज ट्रिगर करता था, क्योंकि प्रोटीन टोटली ह्यूमन जैसा नहीं था। इस प्रॉब्लम को फाइनली 1983 में सॉल्व किया गया। ओह, इलाई लिली कंपनी ने किया था ना ये? एन अमेरिकन कंपनी। एग्जैक्टली। इलाई लिली ने ई कोलाई बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके पहला ह्यूमन इंसुलिन बनाया, पर इसमें एक मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंज था।
ह्यूमंस में और मैमल्स में इंसुलिन एज अ प्रो हार्मोन सिंथेसाइज होता है। प्रो हार्मोन मतलब वो इनिशियल स्टेज में फुली एक्टिव नहीं होता। राइट। उस प्रो हार्मोन में एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड स्ट्रेच होता है। जब इंसुलिन मैच्योर होता है तो बॉडी उस सी पेप्टाइड को रिमूव कर देती है। मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ चेन ए और चेन बी होते हैं जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से लिंक्ड होते हैं। तो कंपनी ने इस सी पेप्टाइड को कैसे हैंडल किया? क्या उन्होंने पहले बैक्टीरिया में प्रो हार्मोन बनाया और फिर मैन्युअली सी पेप्टाइड को स्निप करके हटाया? नहीं, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट लिया। उन्होंने सी पेप्टाइड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ चेन ए और चेन बी के डीएनए सीक्वेंसेस लिए और उन्हें ई कोलाई के अलग-अलग प्लाज्मिड्स में इंट्रोड्यूस किया। ओह, तो ई कोलाई ने चेन ए और चेन बी सेपरेटली प्रोड्यूस किए? हाँ, उन्होंने दोनों चेन्स को एक्सट्रैक्ट किया और लेबोरेटरी में उनके बीच आर्टिफिशियल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्रिएट करके उन्हें कंबाइन कर दिया। बूम, डायरेक्टली मैच्योर प्योर ह्यूमन इंसुलिन रेडी। दैट इज जस्ट जीनियस लेवल इंजीनियरिंग। सी पेप्टाइड का प्रॉब्लम ही एलिमिनेट कर दिया। अब जीन थेरेपी की बात करते हैं। अगर मेरे सॉफ्टवेयर में कोई बग है तो मैं एक पैच इंस्टॉल करता हूँ। मुझे जीन थेरेपी लिटरली ह्यूमन बॉडी का एक सॉफ्टवेयर पैच लगता है। ये एनालॉजी परफेक्ट है। जीन थेरेपी एसेंशियली डिफेक्टिव जीन्स को फंक्शनल जीन्स से रिप्लेस या करेक्ट करने का प्रोसेस है। इसका सबसे पहला क्लिनिकल केस 1990 में हुआ था एक 4-year-old गर्ल पर। उसको एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए डेफिशिएंसी, ये एंजाइम इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए क्रूशियल होता है ना? राइट। इसके बिना इम्यून सिस्टम फंक्शन ही नहीं कर सकता। इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें लैब में कल्चर करते हैं। ओके, ब्लड निकाल के वाइट ब्लड सेल्स कल्चर किए और फिर उनमें पैच कैसे इंस्टॉल करते हैं? फिर हम एक रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करते हैं। इस वेक्टर के थ्रू फंक्शनल एडीए सीडीएनए को उन लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब सेल्स जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाते हैं तो उन्हें वापस पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन वेट अ मिनट, लिम्फोसाइट्स तो इमॉर्टल नहीं होते ना? उनकी एक लाइफ स्पैन होती है। तो जब वो सेल्स डाई हो जाएंगे, पेशेंट को फिर से प्रॉब्लम होगी। तो ये परमानेंट क्योर कैसे हुआ? तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ लॉन्ग। अगर हमें इसका परमानेंट क्योर चाहिए तो हमें फंक्शनल जीन को एग्जैक्टली अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस करना होगा, जब बोन मैरो सेल्स जस्ट फॉर्म हो रहे होते हैं। राइट, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल्स में मॉडिफिकेशन एकदम लॉजिकल है। पर देखो, हर डिजीज का क्योर अल्टीमेटली अर्ली डिटेक्शन पर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करता है। नॉर्मल सीरम और यूरिन टेस्ट से अर्ली डिटेक्शन इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि जब तक एक स्टैंडर्ड रूटीन टेस्ट डिजीज डिटेक्ट करता है, तब तक पेशेंट में सिम्टम्स विजिबली आने लगते हैं। और सिम्टम्स तब आते हैं जब बॉडी में पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी होती है। तो जब वायरस या बैक्टीरिया सिर्फ ट्रेस अमाउंट में हो, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी ने हमें 2 मेजर टूल्स दिए हैं, पीसीआर और एलिजा। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक कॉपी मशीन की तरह एक्ट करता है। कॉपी मशीन मतलब वो जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करता है। एग्जैक्टली। अगर सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में एचआईवी का वायरल डीएनए या आरएनए बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो पीसीआर उसको एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करता है। मिलियंस ऑफ कॉपीज बनने के बाद उस ट्रेस अमाउंट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स में डेंजरस जीन म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए भी पीसीआर यूज होता है। फैसिनेटिंग। और एलिजा का क्या प्रिंसिपल है? एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। ये डायरेक्टली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो बेसिकली ये पैथोजन के सरफेस एंटीजन्स या फिर हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उनको डिटेक्ट करता है। हाँ, और एंजाइम लिंक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज होता है जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके लिक्विड सैंपल का कलर चेंज कर देता है। अगर कलर चेंज हुआ मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। वाओ, डायग्नोस्टिक टूल्स इतने एडवांस हो गए हैं। पर इन सब मेडिसिन्स और वैक्सीन्स को ह्यूमंस को देने से पहले एक्सटेंसिवली टेस्ट करना पड़ता है, जो हमें नेक्स्ट सेगमेंट पे लाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मैंने कहीं पढ़ा था कि लैबोरेटरी में ऑलमोस्ट 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस होते हैं। ऐसा क्यों?
उसके मल्टीपल रीजंस हैं। बायोलॉजी या मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को मेनली 5 स्पेसिफिक रीजंस के लिए यूज करते हैं। पहला रीजन है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करना। ये समझना कि स्पेसिफिक जीन्स बॉडी के बेसिक फंक्शंस और ग्रोथ को कैसे रेगुलेट करते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का इफेक्ट स्टडी करना। गॉट इट। दूसरा रीजन डेफिनेटली डिजीज स्टडी करना होगा। राइट। दूसरा रीजन है स्टडी ऑफ डिजीज। ट्रांसजेनिक मॉडल्स हमें ह्यूमन डिजीजेस को क्लोज लेवल पर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम ट्रिक के लिए याद रखना, मेनली कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर्स के ट्रांसजेनिक मॉडल्स बहुत वाइडली एग्जिस्ट करते हैं। ये डेफिनेटली एग्जाम मटेरियल है। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी तो ये एनिमल्स यूज होते हैं, राइट? जैसे वो फेमस रोजी द काउ। हाँ, रोजी एक बहुत स्पेशल केस है। 1997 में रोजी पहली ट्रांसजेनिक काउ थी जिसने एक्सप्लिसिटली ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस किया था। उसके मिल्क में ऑलमोस्ट 2.4 ग्राम्स पर लीटर प्रोटीन था। क्या बात कर रहे हो? उसमें स्पेसिफिकली कौन सा ह्यूमन प्रोटीन था? उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्ट्यूब्यूमिन था। ये प्रोटीन नॉर्मल काउ मिल्क में नहीं होता और इसीलिए रोजी का मिल्क ह्यूमन बेबी के लिए नेचुरली ज्यादा बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस था। इसके अलावा एम्फाइजीमा ट्रीट करने के लिए भी हम एक और ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रोडक्शन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू करते हैं। That's super impressive. ओके, 3 रीजंस हो गए। चौथा और पांचवा क्या है? चौथा रीजन है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। जैसे पोलियो वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले उसकी सेफ्टी ट्रांसजेनिक माइस पर टेस्ट की जाती है ताकि प्राइमेट्स यानी मंकीज पर टेस्टिंग रिड्यूस हो सके। और पांचवा रीजन है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी, जिसमें टॉक्सिसिटी चेक करते हैं। बिल्कुल, हम एनिमल्स को टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सपोज करके उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एक्यूरेटली ऑब्जर्व करते हैं ताकि ह्यूमन सेफ्टी इंश्योर हो सके। तो यार, जब हम इकोसिस्टम, एनिमल्स और नेचर के जेनेटिक मेकअप के साथ इतना हेवी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो इसके सराउंडिंग एथिक्स का एक ह्यूज डिबेट तो बनता ही है। हम रूल्स इग्नोर नहीं कर सकते। सही पॉइंट है। नेचर को मॉडिफाई करने के अपने सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी फॉर्म की है, GEAC, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ओके, तो GEAC का बेसिक फंक्शन क्या है? GEAC इफेक्टिवली 2 डिसीजंस लेती है। पहला, GM रिसर्च की वैलिडिटी इंश्योर करना और दूसरा, GM ऑर्गेनिजम्स को पब्लिक सर्विसेज में इंट्रोड्यूस करने की सेफ्टी इवैल्यूएट करना। ये स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं कि कोई बायोहैजर्ड क्रिएट ना हो। That's good to know. लेकिन इन एथिक्स में एक कमर्शियल साइड भी है, बायो पेटेंट्स। जैसे एक नॉर्मल ब्रांड लोगो या सॉफ्टवेयर का पेटेंट होता है कि कोई इसको कॉपी ना कर ले, पर प्लांट्स और लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज पर पेटेंट कैसे ले सकते हैं लोग? ये तो बहुत अजीब साउंड करता है। अजीब लगता है, पर प्रैक्टिकली ये हो रहा है। और बासमती राइस का इशू इसका सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल है। देखो, इंडिया में नेचुरली राइस की अप्रॉक्स 2 लाख वैरायटीज हैं, जिसमें से कम 27 वेल डॉक्यूमेंटेड बासमती वैरायटीज हैं जो हम सेंचुरी से उगा रहे हैं। राइट, बासमती राइस हमारा ट्रेडिशनल हेरिटेज है। पर 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इंडियन बासमती को अपनी लैब में एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस किया और फिर उन्होंने US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से इस पर न्यू इन्वेंशन का पेटेंट क्लेम कर लिया। वेट, सीरियसली? उन्होंने हमारी ही नेचुरल प्लांट वैरायटी को स्लाइटली मॉडिफाई करके अपना ब्रांड इन्वेंशन बोल दिया? एग्जैक्टली। और इस पेटेंट का मतलब था कि कोई और, इवन इंडियन फार्मर्स, बिना US कंपनी को रॉयल्टी पे किए उन स्पेसिफिक बासमती वैरायटीज को लीगली सेल या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। ऐसे ही एग्जैक्ट अटेम्प्ट्स नीम और टर्मरिक यानी हल्दी पर भी हुए थे। ये तो सीधा सीधा डेलाइट रॉबरी है। इसको कोई टर्म दिया गया है साइंस में? हाँ, इस प्रैक्टिस को एक्सप्लिसिटली बायोपायरेसी कहते हैं। जब मल्टीनेशनल कंपनीज और वेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपिंग नेशंस के बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का स्ट्रिक्टली बिना ऑथराइजेशन और बिना उन्हें कोई फाइनेंशियली कॉम्पनसेटरी पेमेंट दिए एक्सप्लॉइट करते हैं। ये कितना अनफेयर है। एक तरफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस नेचुरली फाइनेंशियली रिच हैं, पर उनके पास ऐसी बायोडाइवर्सिटी नहीं है। दूसरी तरफ डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया इनहेरेंटली ट्रेडिशनल नॉलेज और मैसिव बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं, तो वो एक्चुअली हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए कुछ लीगल एक्शन लिया गया? बिल्कुल।
इस रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन को स्ट्रांगली प्रिवेंट करने के लिए ही इंडियन पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली इंडियन पेटेंट्स बिल में सेकंड अमेंडमेंट टोटली क्लियर किया है। ये अमेंडमेंट डायरेक्टली ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस, पेटेंट टर्म्स और रिसर्च इनिशिएटिव्स को हैंडल करेगा ताकि बायोपायरेसी परमानेंटली कंप्लीटली स्टॉप हो सके। ये सुनकर थोड़ा रिलीफ मिला। तो नीट 2026 एस्पिरेंट्स, आज का डीप डाइव कितना एक्शन पैक्ड था। हमने सक्सेसफुली एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन और आरएनएआई समझा, मेडिसिन में हमने रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, जीन थेरेपी और पीसीआर को मास्टर किया, उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स में रोजी काऊ को देखा और एथिक्स में बायोपायरेसी का अलार्मिंग कॉन्सेप्ट समझा। ये एंटायर चैप्टर एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग कवर हो गया है। और अगर एस्पिरेंट्स इस तरह इफेक्टिवली, कंसिस्टेंटली रिवीजन और स्मार्ट वर्क करते रहें तो इन डीप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज जरूर इजीली अचीव कर लेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन जाने से पहले मैं एस्पिरेंट्स को एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ लीव करना चाहता हूं। जरा इमेजिन करो, अगर बायोपायरेसी जैसी चीजों को ग्लोबली स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉज से यूनिवर्सली रेगुलेट और कंट्रोल नहीं किया गया, तो क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डेवलपिंग नेशंस के लोगों को अपने ही एंसेस्टर्स के डिस्कवर्ड ट्रेडिशनल नॉलेज और देसी मेडिसिन यूज करने के लिए फॉरेन कंपनीज को हेवी पैसे पे करने पड़ेंगे? ये एक्चुअली बहुत ही सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग पॉसिबिलिटी है ना? तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप अपने यूनिक ओपिनियंस और एनसीईआरटी बेस्ड आंसर्स एग्जैक्टली कमेंट्स में शेयर करें। अगर आज का ये सेशन हेल्पफुल लगा तो डिस्कशन ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखें। कीप हसलिंग।